नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ईलान एड्यूटेक। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के करंट अफेयर्स। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए डीप डाइव में। तो चलिए इस पूरे विषय को अनपैक करते हैं। आज हमारे पास चर्चा करने के लिए कुछ बेहद दिलचस्प और एकदम ताज़ा जानकारियां हैं। बिल्कुल। हमारा ये जो पूरा आज का विश्लेषण है ये राजस्थान के 22 और 23 फरवरी 2026 के ताज़ा घटनाक्रमों पर आधारित है जी। इसमें कुछ नई नीतियां हैं और कुछ बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े निकाला है। तो बस तैयार हो जाइए क्योंकि आज हमारे पास राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण के नए आंकड़े हैं, कुछ बिल्कुल नई सरकारी योजनाएं हैं और कुछ ऐसी अनूठी पहल है जिनके बारे में सुनकर सच में हैरानी होती है। एकदम सही कहा आपने। हाँ। और आज के हमारे इस मिशन का या कह लें इस गहन विश्लेषण का उद्देश्य सिर्फ कुछ तथ्यों या आंकड़ों को रटना नहीं है। बिल्कुल नहीं। देखिए, सूचनाओं के इस दौर में आंकड़े तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन असली बात यह है कि हम उन आंकड़ों के पीछे छिपी जो एक बड़ी कहानी है उसे कैसे समझते हैं। सही बात है, बिगर पिक्चर समझना जरूरी है। जी, आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये नई नीतियां, ये ताज़ा आंकड़े राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास के व्यापक दृष्टिकोण को, मतलब उस बड़े चित्र को कैसे दर्शाते हैं और जमीनी स्तर पर इनका क्या असर हो रहा है। हम सबके लिए इन्हें समझना क्यों इतना जरूरी है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं सबसे बड़े और सबसे प्रासंगिक विषय से, अर्थव्यवस्था और रोजगार। बिल्कुल। हाल ही में जो आर्थिक समीक्षा 2025-26 सामने आई है उसमें 2023-24 के नवीनतम बेरोजगारी दर के आंकड़े जारी किए गए हैं जी। और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में कुल बेरोजगारी दर 4.7% दर्ज की गई है। अब यहाँ कुछ बहुत ही तकनीकी शब्द आते हैं जिन्हें थोड़ा समझना जरूरी है। बिल्कुल। रिपोर्ट में जो श्रम बल भागीदारी है वो 67.6% है जी। और श्रमिक जनसंख्या अनुपात 64.4% दर्ज किया गया है। अक्सर लोग इन दोनों शब्दों को एक ही समझ लेते हैं। हाँ, ये बहुत आम बात है। लेकिन अगर इसे बहुत ही आसान भाषा में समझें तो श्रम बल भागीदारी का सीधा सा मतलब है कि कितने लोग काम करने के इच्छुक हैं और काम की तलाश में। हाँ बिल्कुल। और जो श्रमिक जनसंख्या अनुपात है उसका मतलब है कि उन इच्छुक लोगों में से असल में कितनों के पास कोई ना कोई काम है। सही। और इन दोनों के बीच का जो अंतर है वही हमें असल तस्वीर दिखाता है। देखिए, ये बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है, हाँ। अगर हम इन आंकड़ों को थोड़ा और गहराई से देखें जी, तो पुरुष बेरोजगारी दर 4.8% है। ओके। जबकि महिला बेरोजगारी दर 4.5% है। अरे वाह। हाँ, राजस्थान का महिलाओं को रोजगार देने के मामले में पूरे देश में पहले स्थान पर होना ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सच में? देखिए, अक्सर जब हम बेरोजगारी या रोजगार के आंकड़ों की बात करते हैं तो हम केवल एक ओवरऑल नंबर देखते हैं। हाँ, हम बस एक टोटल फिगर देख लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब आप इस बात पे ध्यान देते हैं कि महिला बेरोजगारी दर वास्तव में पुरुष बेरोजगारी दर से कम है, तो ये एक बहुत बड़े, मतलब एक ढांचागत बदलाव का संकेत देता है। लेकिन मैं सोच रही थी कि यह बदलाव अचानक से तो नहीं आया होगा ना? बिल्कुल नहीं। क्या इसका सीधा मतलब ये है कि महिलाएं अब जो पारंपरिक घरेलू भूमिकाएं थीं उनसे बाहर निकलकर सीधे अर्थव्यवस्था में योगदान दे रही हैं? एकदम सही। ये महज कोई संख्या नहीं है, ये जमीनी स्तर पर महिला सशक्तिकरण की एक बहुत मजबूत तस्वीर है। पिछले कुछ वर्षों में अगर आप देखें, स्वयं सहायता समूहों, कुटीर उद्योगों और ग्रामीण स्तर पर महिलाओं के लिए जो स्वरोजगार की योजनाएं चलाई गई हैं, हाँ, काफी सारी योजनाएं आई हैं। ये उसी का परिणाम है। कार्यशील जनसंख्या का ये बदलता हुआ स्वरूप ये साफ बताता है कि महिलाएं अब अर्थव्यवस्था में केवल एक सपोर्टिंग रोल में नहीं हैं, बल्कि मेन ड्राइविंग फोर्स बन रही हैं। बिल्कुल, मुख्य चालक की भूमिका में आ रही हैं। और जब किसी राज्य में महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने लगती हैं तो उसका सीधा असर वहां की शिक्षा, स्वास्थ्य और पूरे परिवार के रहन-सहन पर पड़ता है। ये सच में एक बहुत सकारात्मक तस्वीर है। जी। और जब हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार की बात कर ही रहे हैं तो मेरी उत्सुकता एक बहुत ही अनोखी योजना को लेकर है। कौन सी? जिसकी शुरुआत अभी हाल ही में कोटा में हुई है। अच्छा। मैं बात कर रही हूँ गांव ग्वाला योजना की। हाँ, गांव ग्वाला योजना। शिक्षा व पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर जी द्वारा
इस योजना की शुरुआत की गई है। हम्म। और इसके जो प्रावधान है वो बहुत ही दिलचस्प है। जी। प्रति 10 गायों पर एक ग्वाले की नियुक्ति की जाएगी और उस ग्वाले को 10,000 रुपए प्रति माह का मानदेय दिया जाएगा। सही है। लेकिन यहाँ जो चीज मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि इस योजना का खर्च सरकार नहीं, भामाशाह उठाएंगे। हाँ, दानदाताओं के सहयोग से उठाया जाएगा। बिल्कुल। और देखिए, ये रोजगार सृजन और पशु संरक्षण का एक बेहद एक बेहतरीन और नया प्रयोग है। हाँ। अक्सर हम पर्यावरण संरक्षण या पशु कल्याण को अर्थव्यवस्था से एकदम अलग करके देखते हैं। हाँ, हम उन्हें अलग अलग खांचों में रखते हैं। लेकिन गांव ग्वाला योजना इन दोनों को एक साथ लाती है। हाँ। ये ग्रामीण बेरोजगारी को कम करने का एक सीधा और बहुत प्रभावी तरीका है। जो लोग पूरी तरह से बेरोजगार हैं, उन्हें अपने ही परिवेश में, अपने ही गांव में एक सम्मानजनक आय का साधन मिल रहा है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल उठता है। जी, पूछिए। क्या भामाशाहों या दानदाताओं पर निर्भर एक रोजगार योजना लंबे समय तक टिक पाएगी? मतलब अगर कल को दान आना बंद हो गया तो उन ग्वालों के रोजगार का क्या होगा? क्या रोजगार जैसी बुनियादी चीज के लिए दान पर निर्भर रहना एक सुरक्षित मॉडल है? देखिए, यह एक बहुत ही वाजिब सवाल है। हाँ। और ये संदेह होना बहुत स्वाभाविक भी है। लेकिन हमें राजस्थान की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझना होगा। ओके। यहाँ गोवंश के संरक्षण को लेकर समाज में एक स्वाभाविक जुड़ाव है, एक इमोशनल कनेक्ट है। हाँ, ये तो है। और यह योजना पूरी तरह से केवल व्यक्तिगत दान पर निर्भर नहीं रहेगी। इसमें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जो CSR फंड्स होते हैं। अच्छा, CSR फंड्स भी आएंगे? बिल्कुल। और बड़े धार्मिक व सामाजिक ट्रस्टों को भी इससे जोड़ा जा सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये सरकारी खजाने पर सीधे बोझ नहीं डालता। सही बात है। ये एक विकेंद्रित और कह सकते हैं कि सामुदायिक स्वामित्व वाला प्रयोग है। मतलब कम्युनिटी ड्रिवन है। जी। जब समाज खुद किसी योजना का आर्थिक भार उठाता है तो उसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम होती है और जवाबदेही बढ़ती है। अगर ये सफल होता है तो ये सामुदायिक रोजगार का एक बहुत बड़ा उदाहरण बन सकता है पूरे देश के लिए। ये नजरिया वाकई दिलचस्प है। और कोटा की बात करें तो ऐसा लगता है कि ये शहर अब अपनी जो उसकी एक पुरानी पहचान थी उससे बहुत आगे निकल रहा है। बिल्कुल। हम हमेशा कोटा को केवल एक एजुकेशन हब या कोचिंग नगरी के रूप में जानते रहे हैं। जी। लेकिन अब वहाँ जो कुछ हो रहा है वो इसे एक बहुआयामी शहर बना रहा है। कैसे? वहाँ देखिए, स्नेक पार्क बन रहा है, स्ट्रेस पार्क और चंबल रिवर फ्रंट जैसी शानदार परियोजनाएं आकार ले रही हैं। और यही नहीं, वहाँ पहला बर्तन बैंक भी खोला है। अच्छा, बर्तन बैंक? हाँ, जो कि प्लास्टिक के उपयोग को कम करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। मतलब एक ऐसा शहर जहाँ बच्चे भारी मानसिक दबाव के बीच पढ़ने जाते हैं, वहाँ स्ट्रेस पार्क जैसी जगहों का निर्माण ये दिखाता है कि प्रशासन छात्रों के उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर गंभीर हो रहा है। और यही तो किसी भी शहर के संपूर्ण विकास का असली अर्थ है। बिल्कुल। केवल एक ही उद्योग, जैसे कि आपने कहा शिक्षा, उस पर निर्भर रहने से शहर का समग्र विकास नहीं होता। सही बात है। कोटा ने यह समझ लिया है कि शहर में रहने वाले लाखों छात्रों और उनके साथ आने वाले अभिभावकों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा और पर्यटन स्थल भी जरूरी हैं। चंबल रिवर फ्रंट या स्नेक पार्क शहर में पर्यटन को भारी बढ़ावा देंगे। हाँ। इससे होगा ये कि जो अभिभावक पहले सिर्फ अपने बच्चों को छोड़ने कोटा आते थे, वो बस छोड़कर चले जाते थे। हाँ, लेकिन अब वे वहां कुछ दिन रुकेंगे। जिससे क्या होगा कि स्थानीय होटलों, रेस्टोरेंट और परिवहन से जुड़ी एक बिल्कुल नई स्थानीय अर्थव्यवस्था का निर्माण होगा। कोटा में जो ये नए पार्क और रिवर फ्रंट बन रहे हैं, ये भी तो एक तरह से पर्यटन को ही बढ़ावा दे रहे हैं। बिल्कुल। और जब पर्यटन की बात आती है तो राज्य सरकार की एक नई योजना का जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है। जी, कौन सी योजना? राजस्थान होम स्टे योजना 2026। हाँ। हाल ही में इसके नए नियमों को मंजूरी दे दी गई है और इसमें कुछ बहुत ही बड़े बदलाव किए गए हैं। क्या बदलाव हैं? पहले जहां केवल 5 कमरों की अनुमति थी, अब उसे बढ़ाकर अधिकतम 8 कमरे और 24 बेड कर दिया गया है। लेकिन मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा बदलाव है वो ये है कि स्वामी या परिवार के अनिवार्य निवास की जो शर्त थी ना, उसे अब पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। देखिए, अगर हम इन बदलावों के पीछे की सोच को समझें जी, तो ये निर्णय राजस्थान के ग्रामीण पर्यटन के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। कैसे? ये केवल नियमों में ढील देना नहीं है,
इसका मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों की भीड़भाड़ से पर्यटन को निकालकर उसे ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाना है। जब आप अनिवार्य निवास की शर्त हटा देते हैं तो इसका सीधा मतलब है कि आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यापार में सुगमता को बढ़ावा दे रहे हैं। इसे थोड़ा और स्पष्ट करें, मतलब अनिवार्य निवास की शर्त हटने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे फायदा होगा? देखिए, पहले नियम ये था कि जो व्यक्ति होमस्टे चला रहा है उसका उसी घर में रहना जरूरी था। हाँ। इससे बाहर के निवेशक या शहर में रहने वाले लोग गांवों में पैसा लगाने से हिचकिचाते थे। सही बात है, वो वहां जाके रहना नहीं चाहते होंगे। बिल्कुल। अब शर्त हटने से कोई भी व्यक्ति किसी ग्रामीण क्षेत्र में या किसी पुराने पुश्तैनी घर को लीज पर लेकर वहां एक केयरटेकर नियुक्त करके एक शानदार होमस्टे चला सकता है। अच्छा। इससे होगा ये कि उस गांव के स्थानीय युवाओं को केयरटेकर, गाइड या रसोइये के रूप में सीधे तौर पर रोजगार मिलेगा। पर्यटक असली ग्रामीण जीवन, वहां का खान पान और संस्कृति का अनुभव कर पाएंगे। हाँ, ये तो है। इसके साथ ही जो नई पर्यटन नीति दिसंबर 2025 में आई है और जो नई फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025 है, वो भी पर्यटन के इसी विकेंद्रीकरण की दिशा में काम कर रही हैं। ये तो सच में स्थानीय अर्थव्यवस्था को पंख लगाने वाली बात है। बिल्कुल। और जब हम गांवों और स्थानीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो हम कृषि को नजरअंदाज नहीं कर सकते। जी बिल्कुल नहीं। पंच गौरव योजना का जिक्र हमारे स्रोत में किया गया है। हाँ। जो हर जिले की कृषि खासियतों को पहचान देने का काम करती है। सही है। और इसमें जयपुर के कृषि उत्पादों को लेकर एक बहुत ही हैरान करने वाला आंकड़ा सामने आया है। अच्छा। पहले जहां जयपुर की प्रमुख उपज के रूप में हमेशा गेहूं का नाम आता था, ताजा आर्थिक समीक्षा के अनुसार अब वहां उपज में आंवला ने अपनी जगह बना ली है। अरे हाँ, गेहूं से अचानक आंवला, ये बदलाव कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। फसल के पैटर्न में ये बदलाव कृषि अर्थव्यवस्था और जलवायु दोनों के स्तर पर बहुत कुछ कहता है। गेहूं एक पारंपरिक फसल है जिसे उगाने के लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। हाँ, ये तो हम जानते हैं। और हम सभी जानते हैं कि राजस्थान में पानी की उपलब्धता हमेशा से एक चुनौती रही है। बिल्कुल। दूसरी ओर आंवला एक नकदी फसल है, कैश क्रॉप है। जी, कैश क्रॉप है, जो कम पानी में और सूखे जैसी स्थितियों में भी अच्छी पैदावार दे सकती है। ये दिखाता है कि किसान अब जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूक हो रहे हैं। हाँ, वो समझ रहे हैं चीजों को। और पारंपरिक खेती से हटकर अधिक मुनाफे वाली व्यावसायिक और औषधीय खेती की ओर बढ़ रहे हैं। सही बात है। आंवले की मांग तो देखिए, खाद्य उद्योग से लेकर सौंदर्य प्रसाधन और आयुर्वेद तक हर जगह है। ये कृषि अर्थव्यवस्था के एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। और जब हम राज्य में हो रहे इतने बड़े बदलावों को देखते हैं, चाहे वो कृषि में हो या रोजगार में, तो हमें इसके प्रशासनिक और नागरिक ढांचे की मजबूती को भी देखना होता है। बिल्कुल देखना होता है। इसी कड़ी में जो सबसे ताजा डेटा हमारे सामने है वो है मतदाता सूची का। विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 का काम पूरा हो चुका है। जी। राज्य में मतदाताओं की संख्या में 2.08% की वृद्धि हुई है, जिससे कुल मतदाताओं की संख्या अब 5,15,00,000 को पार कर गई है। बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, और युवा मतदाताओं यानी 18 से 19 वर्ष के आयु वर्ग में 0.82% की वृद्धि दर्ज की गई है। देखिए, ये आंकड़े किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे सुकून देने वाला और ऐतिहासिक सुधार सामने आया है वो है लिंगानुपात का सुधरना। जी। ये आंकड़ा हम सबको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। जी। प्रारूप मतदाता सूची के समय महिलाओं का लिंगानुपात केवल 99 दिख रहा था। सिर्फ 99? हाँ, जो शायद कोई बहुत बड़ी तकनीकी त्रुटि रही होगी या वर्षों पुराना बैकलॉग रहा होगा। हाँ, कुछ ग्लिच रहा होगा। बिल्कुल। लेकिन अंतिम प्रकाशन में इसे सुधारकर 911 तक लाना, बाप रे, ये एक विशाल छलांग है। 99 से सीधा 911। हाँ। ये तो सच में अकल्पनीय है। बिल्कुल। इसके पीछे प्रशासन को कितनी भारी मशक्कत करनी पड़ी होगी। बिल्कुल। जरा कल्पना कीजिए कि निर्वाचन विभाग की टीमों ने कितनी मेहनत की होगी। ये केवल एक कंप्यूटर पर सूची अपडेट करना नहीं था। हाँ, फील्ड वर्क रहा होगा। इसका सीधा मतलब है कि चुनाव अधिकारियों ने गांव-गांव, घर-घर जाके उन ग्रामीण और पितृसत्तात्मक इलाकों में सघन अभियान चलाया होगा, जहां अमूमन महिलाओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने को
कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती थी। सही बात है। महिलाओं को उनके मताधिकार के प्रति जागरूक करना और उन्हें इस सूची में शामिल करना ये एक बहुत बड़ा सामाजिक अभियान है। सच में। इस पूरे महाअभियान की सफलता के पीछे राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजेश्वर सिंह और राज्य चुनाव अधिकारी श्री नवीन महाजन तथा उनकी पूरी टीम का एक कुशल नेतृत्व रहा है। यह नारी जागरूकता की एक बहुत बड़ी जीत है। बिल्कुल। अब जरा इन भारी भरकम आंकड़ों और नीतियों की दुनिया से बाहर निकलकर थोड़ी कला, संस्कृति और रोमांच की बात कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल। 22 फरवरी 2026 को जयपुर के ऐतिहासिक जल महल में एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने सबका मन मोह लिया। क्या था वो? भारतीय वायुसेना द्वारा सूर्य किरण एरोबैटिक शो का आयोजन किया गया। ओहो, शानदार। आसमान में वायुसेना के विमानों ने जो अद्भुत करतब दिखाए उसे देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। देखिए, इस तरह के आयोजन केवल मनोरंजन के लिए नहीं होते। इनका मुख्य उद्देश्य युवाओं के मन में सशस्त्र बलों के प्रति एक आकर्षण और सम्मान पैदा करना होता है। सही बात है। जब युवा उन लड़ाकू विमानों को आसमान का सीना चीरते हुए देखते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। तो उनके भीतर सेना में जाकर देश सेवा करने का एक जज्बा पैदा होता है। ये जनता और सेना के बीच एक सीधा और भावनात्मक जुड़ाव पैदा करता है। और जब हम गौरव और प्रेरणा की बात कर रहे हैं तो कला और साहित्य के क्षेत्र में भी एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई है। जी। नई दिल्ली में केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा ज्वेल ऑफ इंडिया, भारत की शान, भारत का अभिमान नामक एक पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक विश्व भर में फैले उन भारतीयों की प्रेरक कहानियों पर आधारित है जिन्होंने अपनी संस्कृति और मूल्यों को बनाए रखते हुए सफलता के शिखर को छुआ है। बहुत अच्छी पहल है। और इसी मौके पर जयपुर के लिए एक बहुत गर्व की बात भी रही। वो क्या? इसी नाम का पुरस्कार जयपुर के लेट्स डिजाइन लाइफ के संस्थापक संजय सचदेवा को दिया गया। ये हमारे राज्य की प्रतिभाओं का राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा सम्मान है। बिल्कुल। और साहित्य की बात करें तो एक समृद्ध समाज केवल आर्थिक विकास से नहीं बनता। उसकी सांस्कृतिक और साहित्यिक जड़ें भी उतनी ही गहरी होनी चाहिए। सही बात है। हमारे स्रोत में कुछ और बेहतरीन पुस्तकों का भी जिक्र किया गया है जो राज्य के साहित्य जगत को समृद्ध कर रही हैं। जैसे सतीश पूनिया जी की पुस्तक जनपथ, गुलाब कोठारी जी की स्त्री देह से आगे और वासुदेव देवनानी जी की स्नातक संस्कृति की अटल दृष्टि। अच्छा। ये पुस्तकें इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये हमारी संस्कृति, हमारे समाज और हमारी सोच के बदलते स्वरूप को आने वाली पीढ़ियों के लिए एक दस्तावेज के रूप में सहेजने का काम करती हैं। तो आज की इस विस्तृत चर्चा के बाद अगर हम इन सभी बिंदुओं को समेटें तो इन जानकारियों की प्रासंगिकता बहुत स्पष्ट हो जाती है। बिल्कुल स्पष्ट है। हम सबके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि एक राज्य की नीतियां कैसे एक बड़े आर्थिक और सामाजिक बदलाव की कहानी कहती हैं। चाहे वो कृषि में गेहूं से आंवले की तरफ मुड़ना हो, कोटा में 10 गायों पर एक ग्वाले को रोजगार देना हो, ग्रामीण होमस्टे के नियमों को इतना आसान बना देना हो, या फिर महिलाओं को रोजगार के मामले में देश में नंबर 1 बनाना हो। सही है। ये सब अलग अलग दिशाओं में हो रहे प्रयास नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सभी मिलकर एक ऐसे आत्मनिर्भर और सशक्त राज्य के निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा हैं, जहां नीतियां केवल कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर असर दिखा रही हैं। एकदम सही कहा आपने। और अंत में आज के इस पूरे विश्लेषण को एक ऐसे विचार उत्तेजक सवाल पर लाकर छोड़ना चाहूंगा। जी बताइए। जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर दे। जब हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे बड़े औद्योगिक सिद्धांतों को विशाल कॉरपोरेट घरानों से हटाकर गांव, ग्वाला और ग्रामीण होमस्टे जैसी एकदम स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं पर लागू करते हैं, तो क्या ये भविष्य में पूरे देश के लिए ग्रामीण विकास और रोजगार का एक पूरी तरह से नया, टिकाऊ और आत्मनिर्भर मॉडल बन सकता है? सोचने वाली बात है। क्या असली आर्थिक क्रांति अब बड़े शहरों के वातानुकूलित कमरों से नहीं बल्कि हमारे गांव की पगडंडियों से शुरू होने वाली है? इस सवाल पर आप सभी जरूर विचार कीजिएगा। और इसी गहरे विचार के साथ हम आज का ये डीप डाइव यहीं समाप्त करते हैं। जी।